landmark judgment confirms that basic wages must now include all special allowances. ये है कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में मूल वेतन क्या होता है। इस पर एक फटाफट अपडेट। आप सोचते होंगे आपकी सैलरी स्लिप में जो स्पेशल अलाउंस दिखता है क्या उस पर भी पीएफ कटना चाहिए। देखिए, इसे लेकर ना काफी कंफ्यूजन था, पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, विवेकानंद विद्या मंदिर केस, जिसने काफी कुछ साफ कर दिया है। और हाँ, इसका सीधा असर आपकी टेक होम सैलरी और रिटायरमेंट की बचत पर पड़ता है। तो पहली बात सबसे अहम है यूनिवर्सैलिटी टेस्ट। मतलब कोर्ट ने कहा कि अगर कोई अलाउंस, भाई नाम चाहे जो भी हो, लगभग सभी को बिना किसी खास शर्त के रेगुलरली मिलता है तो वो मूल वेतन ही माना जाएगा और उस पर पीएफ कटेगा। सीधी सी बात है, कंपनियां चालाकी से मूल वेतन को अलाउंस बताकर पीएफ बचाने की कोशिश नहीं कर सकती। भुगतान का नाम नहीं, उसका असली नेचर देखा जाएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, किसी अलाउंस को मूल वेतन से बाहर रखना है ना, तो यह साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी की है। उन्हें यह दिखाना होगा कि अलाउंस या तो हर किसी के लिए अलग अलग है, मतलब परफॉर्मेंस के हिसाब से, या फिर वो किसी एक्स्ट्रा काम के लिए इंसेंटिव है, या फिर वो खास मौकों पर ही मिलता है, जैसे ओवरटाइम। अगर कंपनी साबित नहीं कर पाई तो भाई वो अलाउंस मूल वेतन का ही हिस्सा है। और हाँ, तीसरी और आखिरी बात, भविष्य के लिए आगे चलकर ना एक 50% नियम आ सकता है। जो नए लेबर कोड हैं, हालांकि वो अभी पूरी तरह लागू नहीं हुए हैं, उनमें एक सीधा फॉर्मूला है। कुछ चीजों को छोड़कर, जैसे एचआरए, बोनस, अगर बाकी सारे भत्ते आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा हुए तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर भी पीएफ कटेगा। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि रेगुलर और सबको मिलने वाले अलाउंस पीएफ के लिए गिने जाएंगे और आगे वेतन की परिभाषा एक नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ सकती है। कभी अपनी पेस्लिप देखी और सोचा है, यार ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। पे स्लिप हाथ में आती है और दिमाग में आता है, ये स्पेशल अलाउंस आखिर है क्या भला, और इसे बेसिक सैलरी से अलग क्यों रखा गया है? देखिए, ये सिर्फ कंफ्यूजन की बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारी रिटायरमेंट सेविंग्स पर पड़ता है, और वो भी बहुत बड़ा। तो ये सारी कंफ्यूजन शुरू कहां से हुई? इसकी जड़ है 1952 का एक बहुत पुराना कानून। ये कानून कहता है कि हमारा जो प्रोविडेंट फंड है यानी पीएफ, वो बेसिक सैलरी पर कटना चाहिए। लेकिन असली मुश्किल ये है कि कानून ने कभी ये साफ साफ बताया ही नहीं कि बेसिक सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस जुड़ेंगे और कौन से नहीं। और बस यही एक छोटी सी बात दशकों से कंपनी और एम्प्लॉइज दोनों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। तो दशकों तक ये कंफ्यूजन चलता रहा, और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कोई नया कानून नहीं बनाया, नहीं, बल्कि जो पुराना कानून था उसे ही शीशे की तरह साफ कर दिया। और यकीन मानिए, इस एक फैसले से सब कुछ बदल गया। देखिए, ये मामला कोई नया नहीं था। असल में टेस्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी नाम का एक आइडिया तो 1963 से ही हवा में था, लेकिन बस उस पर ठीक से अमल नहीं हो रहा था। फिर आया साल 2019, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसी टेस्ट पर पक्की मोहर लगा दी और कहा कि अब से यही फाइनल होगा। तो ये टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी है क्या चीज? इसका फंडा बहुत सीधा है। अगर कोई पेमेंट या अलाउंस किसी कंपनी में एक कैटेगरी के सभी एम्प्लॉयज को बिना किसी भेदभाव के हर महीने दिया जाता है तो उसे बेसिक सैलरी का ही हिस्सा माना जाएगा। सीधी बात, नो बकवास। और यहां पर कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कंपनियां जानबूझकर बेसिक सैलरी के हिस्सों को अलग अलग अलाउंस का नाम देकर कैमोफ्लेज कर रही थी, मतलब छिपा रही थी, ताकि उन्हें पीएफ में कम पैसा जमा करना पड़े। ये एक बहुत बड़ा बयान था, और इसी से निकला कैमोफ्लेज डॉक्ट्रिन। इसका सीधा सा मतलब है कि आप किसी चीज पर कोई भी लेबल लगा दें, उसकी असलियत नहीं बदलती। पीएफ अथॉरिटीज को अब यह पावर मिल गई कि वो पे स्लिप पर लिखे नाम के पीछे झांक कर देखें कि वो पेमेंट असल में है क्या। मतलब अगर कोई स्पेशल अलाउंस हर महीने हर किसी को फिक्स्ड मिल रहा है, तो भाई वो स्पेशल कहां रहा? वो तो बेसिक सैलरी ही है। इस एक फैसले ने ना पूरा गेम ही पलट दिया। पहले क्या होता था, पीएफ डिपार्टमेंट को यह साबित करना पड़ता था कि कोई अलाउंस बेसिक सैलरी का हिस्सा है, लेकिन अब जिम्मेवारी कंपनी की है। उन्हें साबित करना होगा कि कोई अलाउंस बेसिक सैलरी का हिस्सा क्यों नहीं है। इसे कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ का पलटना। अच्छा, तो अब सवाल यह उठता है कि इस नए नियम के हिसाब से आखिर कौन से अलाउंसेस हैं जिन्हें बेसिक सैलरी से बाहर रखा जा सकता है। चलिए इसको भी समझते हैं। किसी भी अलाउंस को बाहर रखने के लिए अब कंपनी को 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी। पहला, क्या वो अलाउंस वेरिएबल है, मतलब हर किसी का अलग अलग होता है उनके काम के हिसाब से, जैसे सेल्स कमीशन। दूसरा, क्या वो एक इंसेंटिव है, मतलब किसी तय टारगेट से ज्यादा काम करने पर मिलता है, जैसे प्रोडक्शन बोनस। और तीसरा, क्या वो किसी मौके पर मिलता है, जैसे ओवरटाइम, जो हर कोई नहीं करता।
तो सीधी सी बात यह है, वो जो स्पेशल अलाउंस या कन्वेंस अलाउंस के नाम पर एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने पे स्लिप में दिखता है, वो अब बेसिक सैलरी का हिस्सा है। लेकिन हाँ, ओवरटाइम का पैसा या फिर कोई सच्चा परफॉर्मेंस बोनस जो आपके काम पर डिपेंड करता है, वो बाहर रहेगा। और हाउस रेंट अलाउंस तो खैर कानूनन ही अलग है। तो इसका आम कर्मचारी की जेब पर क्या असर पड़ा? कई लोगों की, खासकर आईटी जैसे सेक्टर्स में, इन हैंड सैलरी थोड़ी कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैसा कट गया। अच्छी बात ये थी कि वो पैसा अब सीधे उनके रिटायरमेंट फंड में जा रहा था। मतलब लॉन्ग टर्म में एक बड़ा फायदा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अभी जब सब लोग इस सुप्रीम कोर्ट के एस्से टेस्ट वाले सिस्टम को समझ ही रहे थे कि सरकार एक नया ट्विस्ट ले आई। आने वाले वक्त में नियम एक बार फिर बदलने वाले हैं। जो नए लेबर कोड्स आ रहे हैं वो इस पूरी कानूनी बहस को ही खत्म कर देंगे। अब ये सब प्रिंसिपल्स और टेस्ट का झंझट खत्म और मामला सीधा सीधा गणित का बन जाएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे हम एक एस्से वाले एग्जाम से निकलकर एक मैथ्स के एग्जाम में जा रहे हैं, जहां जवाब या तो सही है या गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं। ये बदलाव बहुत बड़ा है। हम एक ऐसी दुनिया से निकल रहे हैं जहां वकीलों की दलीलों पर सब कुछ निर्भर था, और एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सब कुछ कैलकुलेटर पर तय होगा। कोई बहस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। तो ये नया 50% रूल है क्या? चलिए समझते हैं। स्टेप 1, अपनी टोटल सैलरी देखिए। स्टेप 2, वो सारे अलाउंसेस जोड़िए जिन्हें बाहर रखा गया है, जैसे HRA, बोनस वगैरह। स्टेप 3, अगर इन अलाउंसेस का टोटल आपकी कुल सैलरी के 50% से ज्यादा है, तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है उसे वापस बेसिक वेज में जोड़ दिया जाएगा पीएफ कैलकुलेशन के लिए। बिल्कुल सिंपल। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की टोटल सैलरी है 1 लाख रुपए और कंपनी उसे 60,000 रुपए अलाउंस के तौर पर देती है। अब 1 लाख का 50% हुआ 50,000, तो ये अलाउंस 10,000 रुपए ज्यादा है। बस यही 10,000 रुपए पीएफ कैलकुलेशन के लिए बेसिक सैलरी में वापस जोड़ दिए जाएंगे। ये नियम पक्का करता है कि कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर के साथ ज्यादा छेड़छाड़ न कर पाएं। तो आज की तारीख में हम एक अजीब से चौराहे पर खड़े हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का नियम है जो अभी लागू है, और दूसरी तरफ नए लेबर कोड्स हैं जो आने वाले हैं। तो ऐसे में कंपनियों और एम्प्लॉइज को आज क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट्स इस दौर को लीगल इंटररेग्नम कह रहे हैं, मतलब एक कानूनी खालीपन का दौर। कंपनियों को आज सुप्रीम कोर्ट वाले एस्से टेस्ट के हिसाब से चलना है, और साथ ही आने वाले मैथ्स टेस्ट के लिए भी तैयारी करनी है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक ही वक्त में क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए ट्रेनिंग करना। तो निचोड़ ये है कि अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने का वक्त नहीं है। कंपनियों को अपनी पूरी सैलरी स्ट्रक्चर को ऑडिट करना होगा। स्पेशल अलाउंस जैसे हाई रिस्क फिक्स्ड अलाउंस को हटाकर उन्हें असली वेरिएबल पे स्कीम्स में बदलना होगा। और सबसे जरूरी, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिसी, परफॉर्मेंस रिकॉर्ड मजबूत करने होंगे, क्योंकि आज के दौर में यही उनका सबसे बड़ा कानूनी हथियार है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि पे स्लिप सिर्फ कुछ नंबरों का एक कागज नहीं है। ये एक कहानी बताती है। ये बताती है कि कोई कंपनी इस बदलते हुए कानूनी माहौल के लिए कितनी तैयार है। तो अगली बार जब किसी की पे स्लिप हाथ में आए तो सवाल ये पूछना बनता है, क्या यह भविष्य के लिए तैयार है? नमस्कार। कभी अपनी सैलरी स्लिप देखी है और कंफ्यूज हुए हैं कि ये बेसिक इतना कम क्यों है और इतने सारे अलग अलग अलाउंस क्यों हैं? हाँ, ये आम बात है। और सबसे बड़ा सवाल, प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ आखिर किस रकम पर कट रहा है? क्या सिर्फ बेसिक पर या कुछ भत्तों को मिलाकर? बिल्कुल, ये कंफ्यूजन तो सालों से है। और ये सिर्फ कंफ्यूजन नहीं है, ये तो मतलब कंपनियों और ईपीएफओ यानी प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के बीच एक लंबी कानूनी लड़ाई का मुद्दा भी रहा है। अच्छा। हाँ, सवाल सीधा सा था, पीएफ काटने के लिए मूल वेतन या बेसिक वेजेस है क्या? क्या कंपनियां सैलरी को ऐसे बांट सकती हैं कि पीएफ कम देना पड़े? हाँ, ये तो मैंने सुना है कि ऐसा होता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, आज हम कुछ खास स्रोतों को देखेंगे। कौन से स्रोत? इसमें सबसे अहम है सुप्रीम कोर्ट का 2019 का एक बड़ा फैसला, विवेकानंद विद्या मंदिर केस। अच्छा, हाँ, सुना है इसके बारे में। और हम देखेंगे कि इस फैसले का मतलब क्या निकला, ईपीएफओ ने कैसे रिएक्ट किया, और हाँ, वो जो नए लेबर कोड आने वाले हैं उनसे क्या बदलेगा। ठीक है। तो कोशिश यही रहेगी कि ये जो मूल वेतन वाला उलझा हुआ गणित है ना, इसे थोड़ा आसान बनाएं। जरूर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सीधा असर पड़ता है रिटायरमेंट सेविंग्स पर और कंपनी की लीगल जिम्मेदारियों पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं उस कानूनी पेच से जो इस सारे मसले की जड़ में था। हाँ, तो कानून में ही कुछ गड़बड़ थी, है ना? हाँ, कह सकते हैं। जो पीएफ एक्ट है 1952 वाला, उसमें ही एक अजीब सी सिचुएशन थी। कैसी सिचुएशन? एक सेक्शन है 2B, वो कहता है कि मूल वेतन में डीए, HRA, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन ये सब शामिल नहीं है। अच्छा, नहीं है। लेकिन फिर एक दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 6, वो कहता है कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन मूल वेतन, डीए और अगर कोई रिटेनिंग अलाउंस है तो उस पे कैलकुलेट होना चाहिए। अरे, तो एक तरफ कुछ भत्ते बाहर, दूसरी तरफ डीए जैसा भत्ता अंदर। एग्जैक्टली। इसी चक्कर में फिर कंपनी और पीएफ डिपार्टमेंट आमने सामने आ गए होंगे। बिल्कुल सही।
कंपनियां कहती थी भाई जो सेक्शन 2B में बाहर है उस पर पीएफ क्यों दे, और पीएफ डिपार्टमेंट कहता था कि आप जानबूझकर सैलरी का बड़ा हिस्सा स्पेशल अलाउंस जैसे नामों में डालकर पीएफ बचा रहे हैं। अच्छा, तो ये झगड़ा चलता रहा, कोर्ट में मामले पहुंचे और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे ही मामलों को एक साथ सुना। इसमें विवेकानंद विद्या मंदिर वाला केस मुख्य था। हाँ आपने बताया, और भी केसेस थे साथ में। जी हाँ, कई थे, जैसे किसी स्कूल का विशेष भत्ता, कोई कंपनी थी उसका ट्रैवल अलाउंस, कैंटीन अलाउंस, लंच इंसेंटिव। ओ, काफी तरह के भत्ते। बिल्कुल, एचआरए, मैनेजमेंट अलाउंस, व्हीकल अलाउंस, बहुत कुछ। लेकिन मुद्दा एक ही था कि क्या ये सब भत्ते पीएफ के लिए मूल वेतन माने जाएं? सही। और फिर 28 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने बहुत साफ कहा कि देखिए, हम कोई नया कानून नहीं बना रहे हैं, हम तो बस जो दशकों पुराना कानूनी सिद्धांत है उसी को फिर से मजबूती से बता रहे हैं। अच्छा, तो ये कोई नई बात नहीं थी? नहीं, सिद्धांत पुराना था। कोर्ट ने बस उस प्रैक्टिस पर, उस तरीके पर रोक लगा दी जिससे कंपनियां सैलरी स्ट्रक्चर में हेरफेर करके पीएफ कंट्रीब्यूशन कम करती थीं। तो वो पुराना सिद्धांत क्या था जिसे कोर्ट ने फिर से एस्टैब्लिश किया? वो है सार्वभौमिकता का परीक्षण, मतलब टेस्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी। टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट 1963 के एक पुराने केस ब्रिज एंड रूफ कंपनी वाले केस से आया है। मतलब सीधा सा है, हाँ, कोई भी पेमेंट या भत्ता जो कंपनी के सभी कर्मचारियों को या किसी एक खास कैटेगरी के सभी कर्मचारियों को, जैसे सारे मैनेजर्स को या सारे वर्कर्स को, बिना किसी खास शर्त के रेगुलरली मिलता है, वो मूल वेतन का हिस्सा है। चाहे उसका नाम कुछ भी रख दो, स्पेशल अलाउंस, प्रोडक्शन इंसेंटिव, कुछ भी, बिल्कुल नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कैरेक्टर देखा जाएगा। मतलब अगर कोई स्पेशल अलाउंस चपरासी से लेकर मैनेजर तक सबको मिल रहा है तो वो स्पेशल नहीं रहा। वो पीएफ के लिए बेसिक सैलरी का हिस्सा बन गया। अच्छा, कोर्ट ने कहा भत्ते का असली चरित्र देखो, लेबल मत देखो। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है छद्मावरण का, मतलब कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज, छपाना। हाँ, कोर्ट ने पाया कि कई बार ये अलाउंस असल में वेरिएबल नहीं थे, कोई इंसेंटिव नहीं थे। तो फिर क्या थे? वो असल में बेसिक सैलरी का ही हिस्सा थे जिसे अलाउंस का मुखौटा पहना दिया गया था ताकि पीएफ बच जाए। अरे बाप रे, ये तो बड़ी बात है। मतलब पीएफ डिपार्टमेंट अब सैलरी स्लिप पर जो लिखा है उससे आगे जाकर देख सकता है कि असलियत क्या है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ। और यहीं पर एक और बहुत बड़ा बदलाव आया। क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब ये साबित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कंपनी की है, नियोक्ता की है, कि उन्होंने जो भत्ता दिया है वो वाकई मूल वेतन का हिस्सा नहीं है। अच्छा, पहले उल्टा वाकया था। हाँ, अक्सर पीएफ डिपार्टमेंट को साबित करना पड़ता था, अब पासा पलट गया। अरे वाह, तो सबूत का सारा बोझ अब कंपनी पर। ये तो बड़ा शिफ्ट है। हाँ। तो अगर कोई कंपनी चाहती है कि किसी भत्ते पर पीएफ ना कटे तो उसे क्या साबित करना होगा? उन्हें साबित करना होगा कि वो भत्ता 3 में से कम एक कसौटी, एक टेस्ट पर खरा उतरता है। ये टेस्ट पुराने कोर्ट केसेस से निकले हैं। कौन से 3 टेस्ट है वो? पहला, क्या ये वेरिएबल है, मतलब फिक्स नहीं है, हर किसी के काम, कुशलता या मेहनत के हिसाब से बदलता है। ठीक है। दूसरा, क्या ये एक्स्ट्रा काम का इनाम है, मतलब क्या ये नॉर्मल ड्यूटी से हटकर कुछ एक्स्ट्रा करने पर मिलता है, सिर्फ रोज का काम करने पर नहीं। ओके। और तीसरा, क्या ये किसी खास मौके पर आधारित है? हाँ। मतलब सबको नहीं मिलता, सिर्फ उन्हें मिलता है जो कोई खास अवसर लेते हैं, जैसे ओवरटाइम किया, रात की शिफ्ट की या कोई स्पेशल प्रोजेक्ट किया। तो अगर कोई भत्ता इन तीनों में से किसी में फिट नहीं होता और सबको रेगुलरली मिलता है तो वो मूल वेतन का हिस्सा माना जाएगा और उस पर पीएफ कटना चाहिए। सही पकड़ा। अच्छा, तो इस पैमाने पर वो जो पुराने केस थे जिनका जिक्र आपने किया, विवेकानंद विद्या मंदिर या सूर्या रोशनी, उनका क्या हुआ फिर? विवेकानंद विद्या मंदिर का जो विशेष भत्ता था वो सबको मिलता था, तो कोर्ट ने कहा ये मूल वेतन का हिस्सा है, पीएफ डिपार्टमेंट जीत गया। ठीक है। सूर्या रोशनी केस में ट्रैवल और कैंटीन अलाउंस को मूल वेतन में शामिल माना गया। हाँ, एक लंच इंसेंटिव था, उस पर हाई कोर्ट ने पहले ही कहा था कि वो बाहर रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखल नहीं दिया। और बाकी कंपनियों का? बाकी कंपनियों के मामले में भी एचआरए, मैनेजमेंट अलाउंस, वाहन भत्ता जैसे भत्ते जो रेगुलर और यूनिवर्सल थे, उन्हें मूल वेतन का हिस्सा माना। कंपनियों की अपील खारिज हो गई। बाप रे, इस फैसले का असर तो बहुत गहरा पड़ा होगा फिर। क्या ये फैसला सिर्फ आगे के लिए लागू हुआ या पिछली तारीखों से भी रेट्रोस्पेक्टिव था क्या? हाँ, यही तो खास बात है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ पुराने कानून को समझा रहा था, कोई नया कानून बना नहीं रहा था। इसलिए पिछली तारीखों से भी लागू माना गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ओह, इसका मतलब जिन कंपनियों ने पहले पालन नहीं किया था उन पर पिछले सालों का बकाया पीएफ भरने की देनदारी आ गई। बाप रे, सिर्फ बकाया या कुछ और भी? नहीं, सिर्फ बकाया नहीं, उस पर भारी ब्याज भी, कानून की धारा 7Q के तहत। अच्छा। और जुर्माना अलग से। जुर्माना भी? हाँ, धारा 14B में, जो बकाया रकम का 100% तक हो सकता है। 100% तक? ये तो कंपनियों के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल। और आगे के लिए क्या बदला? कर्मचारियों और कंपनियों पर क्या असर हुआ? आगे के लिए कंपनियों का हर महीने का पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा बड़ी रकम पर पीएफ कटना था, बेसिक प्लस वो भत्ते जो शामिल हो गए। हाँ। तो कंपनियों की पेरोल कॉस्ट बढ़ गई। और कर्मचारियों के लिए? कर्मचारियों के लिए हाथ में आने वाली मंथली सैलरी, मतलब टेक होम, थोड़ी कम हो गई। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि उनके हिस्से का पीएफ कंट्रीब्यूशन भी तो बढ़ गया। हाँ। लेकिन हाँ। अच्छी बात यह हुई कि लंबी अवधि में उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स काफी बढ़ गई,
क्योंकि कंपनी का योगदान भी तो उसी हिसाब से बढ़ा। हाँ, ये तो है लॉन्ग टर्म फायदा। जरा सोचिए, किसी की सैलरी स्लिप में बेसिक कम और भत्ते ज्यादा थे। हाँ। इस फैसले के बाद उसकी टेक होम सैलरी शायद थोड़ी घटी, पर रिटायरमेंट पर मिलने वाला पैसा बढ़ गया। बिल्कुल। लेकिन ये बताइए, क्या ईपीएफओ मतलब पीएफ डिपार्टमेंट ने इस फैसले के बाद बहुत सख्ती दिखाई, एकदम से एक्शन लेना शुरू कर दिया? हाँ, शुरू में ऐसा लगा था। फैसले के ठीक बाद कई रीजनल पीएफ ऑफिसों ने पिछली देनदारियों को खंगालने के लिए काफी एग्रेसिव जांच शुरू कर दी थी। उसे रोविंग इंक्वायरी कहा गया। रोविंग इंक्वायरी मतलब हर जगह जांच। हाँ, कुछ वैसा ही। इससे इंडस्ट्री में थोड़ी घबराहट फैली। जाहिर है। इसको देखते हुए फिर ईपीएफओ हेडक्वार्टर्स ने अगस्त 2019 में एक जरूरी सर्कुलर निकाला। अच्छा, क्या कहा उसमें? उसमें कहा कि भाई ऐसी अंधाधुंध जांच नहीं होगी। जांच तभी शुरू होगी जब पहली नजर में मतलब प्रिमा फेसी पक्के सबूत हों कि सैलरी को जानबूझकर पीएफ बचाने के लिए तोड़ा गया है। और उसके लिए भी परमिशन लेनी होगी। हाँ, हेड ऑफिस की एक खास यूनिट है CAIU, सेंट्रल एनालिसिस इंटेलिजेंस यूनिट, उससे मंजूरी लेनी होगी। अच्छा, तो लगाम लगाई थोड़ी। जी। और फिर फरवरी 2020 में तो ईपीएफओ ने जांच करने के लिए एक डिटेल्ड SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी जारी कर दिया। उसमें क्या था? उसमें साफ किया कि जांच का मकसद सिर्फ ये पता लगाना है कि पीएफ लागू होता है या नहीं और कितना बकाया है। जांच शुरू करने से पहले लिखित में वजह बतानी होगी, पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट रखनी होगी। जांच अधिकारी अपनी मर्जी से जांच का दायरा नहीं बढ़ा सकते, सिर्फ जरूरी कागज ही मांगे जा सकते हैं। वो बेवजह परेशान करने वाली या फिशिंग जांच पर रोक लगा दी गई। तो मतलब अब फोकस बदल गया। अब लड़ाई कानून की व्याख्या की नहीं, बल्कि फैक्ट साबित करने की हो गई कि कोई भत्ता असल में वेरिएबल था या नहीं। बिल्कुल। अब रूल ऑफ थंब ये है, अगर कोई भत्ता रेगुलर है, सबको मिल रहा है, तो माना यही जाएगा कि वो बेसिक सैलरी का हिस्सा है। और अगर कंपनी कहती है नहीं है, तो उसे पक्के सबूत दिखाने होंगे। रिकॉर्ड रखना अब सिर्फ अकाउंटिंग का काम नहीं रहा, ये आपका लीगल डिफेंस बन गया है। सही कहा। अच्छा, इसमें एक और पेज था शायद इंटरनेशनल वर्कर्स का, विदेश से आए कर्मचारियों का। हाँ, ये भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। भारत में जो विदेशी कर्मचारी काम करते हैं मतलब इंटरनेशनल वर्कर्स या IWs, हाँ, उनके पीएफ कंट्रीब्यूशन पर वो मासिक सैलरी लिमिट लागू नहीं होती, जो अभी 15,000 रुपए है भारतीय कर्मचारियों के लिए। ओ, तो उनकी पूरी सैलरी पर कटता है। हाँ, दिक्कत यही हुई जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले वाली बड़ी सैलरी परिभाषा, जिसमें कई भत्ते शामिल हैं, हाँ। इन IWs पर लागू हुई, तो उनका पीएफ कंट्रीब्यूशन अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि उनकी पूरी ग्लोबल सैलरी पर कटने लगा। बिल्कुल। लेकिन इसमें अभी हाल ही में अप्रैल 2024 में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक केस में, स्टोन हिल एजुकेशन फाउंडेशन वाला केस था, कहा कि विदेशी कर्मचारियों की पूरी सैलरी पर बिना किसी लिमिट के पीएफ काटना गलत है, भेदभावपूर्ण है, असंवैधानिक है। अच्छा, तो अब क्या स्थिति है? अभी के लिए कंपनियों को राहत है, हाँ। पर मामला पूरी तरह सुलझा नहीं है। हो सकता है ईपीएफओ इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाए, तो थोड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। ये तो इस पूरी पिक्चर को देखते हुए आज की तारीख में कंपनियों को क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी हो? देखिए, सबसे पहली बात तो सोच बदलनी होगी। सैलरी स्ट्रक्चर बनाते समय सिर्फ ये नहीं देखना कि कर्मचारी के हाथ में मतलब टेक होम ज्यादा कैसे आए। तो फिर क्या देखना है? ये देखना ज्यादा जरूरी है कि सैलरी स्ट्रक्चर कानूनी तौर पर सही हो, डिफेंडेबल हो, लीगल कंप्लायंस पहले। और इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होंगे? हाँ, कुछ जरूरी कदम हैं जो उठाने चाहिए। जैसे? पहला, अपनी सैलरी का पूरा ऑडिट करें। हर सैलरी कंपोनेंट को ध्यान से देखें। क्या वो सबको मिलने वाले टेस्ट पर खरा उतरता है? क्या वो उन 3 छूट वाली शर्तों में से किसी एक को पूरा करता है? वेरिएबल, एक्स्ट्रा काम का इनाम या अवसर आधारित। और याद रखें, शक की स्थिति में उसे बेसिक सैलरी का हिस्सा ही माना जाएगा। डिफॉल्ट यही है। ठीक है। दूसरा कदम? जो हाई रिस्क भत्ते हैं, जैसे वो पुराने स्पेशल अलाउंस जिनका कोई साफ आधार नहीं और जो सबको फिक्स मिलते हैं, उन्हें बदलें। कैसे बदलें? या तो सीधे बेसिक सैलरी में मिला दें, या फिर उन्हें सचमुच परफॉर्मेंस से जुड़ी हुई अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेड स्कीम में बदलें। और तीसरा? डॉक्यूमेंटेशन, उसे बिल्कुल मजबूत करें। यही आपका सबसे बड़ा बचाव है। मतलब? हर उस भत्ते के लिए जिसे आप बेसिक सैलरी से बाहर रख रहे हैं, उसके लिए साफ साफ लिखित पॉलिसी बनाएं। क्यों दे रहे हैं, कौन एलिजिबल है, कैलकुलेट कैसे होगा, अपॉइंटमेंट लेटर अपडेट करें। हर चीज का सटीक रिकॉर्ड रखें, परफॉर्मेंस डेटा, ट्रैवल बिल, खर्चे के वाउचर, सब कुछ। समझ गई। और पीएफ की गणना करते समय सही तरीका क्या अपनाना चाहिए? एक स्टैंडर्ड प्रोसेस। हाँ, एक आसान प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। बताइए। स्टेप 1, पीएफ सैलरी तय करें। इसमें बेसिक सैलरी, डीए और वो सारे भत्ते जो छूट की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। ठीक। स्टेप 2, इस पीएफ सैलरी को 15,000 रुपए की मासिक लिमिट से कंपेयर करें। ये लिमिट बदल सकती है, लेटेस्ट चेक करना जरूरी है। ओके। स्टेप 3, कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करें। अगर पीएफ सैलरी लिमिट के बराबर या कम है, तो कर्मचारी और कंपनी दोनों का हिस्सा पीएफ सैलरी का 12% होगा। और अगर ज्यादा है तो? अगर पीएफ सैलरी लिमिट से ज्यादा है, तो कानूनी तौर पर सिर्फ लिमिट यानी 15,000 रुपए का 12% यानी 1,800 रुपए जमा करना अनिवार्य है। हाँ, अगर कंपनी की पॉलिसी है कि वो ज्यादा सैलरी पर भी पूरा पीएफ काटेगी, तो वो अलग बात है। और स्टेप 4? स्टेप 4,
कंपनी जो 12% देती है उसका बंटवारा, उसका एक हिस्सा 8.33%, लेकिन मैक्सिमम 1,250 रुपए प्रति माह कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस में जाता है और बाकी पैसा पीएफ खाते में। क्लियर है। ये तो हुई मौजूदा कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात, लेकिन अब वो नए लेबर कोड भी तो आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। उनसे क्या बड़ा बदलाव आएगा? हाँ, ये भविष्य की तस्वीर है। सरकार 4 नए लेबर कोड लाई है। इनमें से 2 मजदूरी संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 सीधे सीधे पीएफ को प्रभावित करेंगे। इनका मकसद क्या है? मकसद है नियमों को सिंप्लीफाई करना, स्टैंडर्डाइज करना, एक जैसा बनाना। तो मजदूरी या वेजेस की परिभाषा कैसे बदलेगी पीएफ के लिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा बदलाव यही है, हम सिद्धांत आधारित परिभाषा से हट रहे हैं। कौन सी? वो सबको मिलता है या नहीं वाली? हाँ, उस टेस्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी से हटकर अब एक फॉर्मूला आधारित परिभाषा 50% नियम की तरफ जा रहे हैं। 50% नियम, ये क्या है? नई परिभाषा कुछ इस तरह काम करेगी। पहला, कुछ चीजें तो सीधे सीधे मजदूरी में शामिल होंगी, बेसिक सैलरी, डीए और रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है, ये तो पहले भी था। हाँ, फिर एक लंबी लिस्ट है उन चीजों की जिन्हें मजदूरी से बाहर रखा गया है, जैसे स्टैट्यूटरी बोनस, एचआरए, कन्वेंस अलाउंस, ओवरटाइम, कमीशन वगैरह। ओके, काफी चीजें बाहर है। लेकिन असली खेल यहीं पर है, 50% का नियम। बताइए। कानून कहता है कि ये जो बाहर रखी गई चीजें हैं, एक्सक्लूजन्स, इनका कुल जोड़ आपकी टोटल सैलरी, टोटल रेम्यूनरेशन के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, और अगर हो गया तो? अगर इन बाहर रखी गई चीजों का जोड़ 50% से ज्यादा हो जाता है, तो जितनी रकम 50% से ज्यादा है, द एक्सेस अमाउंट, उसे वापस मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा और उस पर भी पीएस कटेगा। ओह, ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्या एक उदाहरण दे सकते हैं? जरूर जरूर। मान लीजिए किसी की टोटल मंथली सैलरी है 1 लाख रुपए। ठीक है। इसमें बेसिक प्लस डीए मिलाकर है 40,000 रुपए, यानी टोटल का 40%। और जो लिस्ट में बाहर रखे गए भत्ते, एचआरए, कन्वेंस, बोनस वगैरह, वो सब मिलाकर है 60,000 रुपए, यानी टोटल का 60%। ठीक है, 40% बेसिक प्लस डीए, 60% एक्सक्लूडेड अलाउंस। अब 50% की लिमिट कितनी हुई? 1 लाख रुपए का 50% यानी 50,000 रुपए। राइट। लेकिन यहां बाहर रखे गए भत्ते कितने हैं? 60,000 रुपए। हाँ, जो 50,000 की लिमिट से 10,000 ज्यादा है। बिल्कुल। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपए हैं, इन्हें वापस मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा। अच्छा। तो पीएफ कैलकुलेशन के लिए फाइनल मजदूरी होगी बेसिक प्लस डीए 40,000 रुपए प्लस ये एक्स्ट्रा अमाउंट 10,000 रुपए इज इक्वल टू 50,000 रुपए। समझ गई। सीधी सी बात है, आपके कुल वेतन का कम से कम आधा हिस्सा अब बेसिक प्लस डीए होना चाहिए। हाँ। वरना जो भत्ते 50% से ज्यादा होंगे उन पर भी पीएफ कटेगा। ये तो काफी बड़ा बदलाव है। ये नए कोड लागू कब होंगे, कुछ पता है? यहीं पर अभी थोड़ी अनिश्चितता है। देखिए, अक्टूबर 2025 तक की स्थिति ये है कि ये कोड अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुए हैं। अच्छा, क्यों? केंद्र सरकार ने तो नियम बना दिए हैं, पर राज्यों को भी अपने स्तर पर नियम बनाने हैं, तैयारी करनी है, और कुछ राज्य अभी इसमें पीछे हैं। तो कब तक उम्मीद करें? उम्मीद की जा रही है कि शायद अगला फाइनेंशियल ईयर, मतलब 2025-26 में ये पूरी तरह लागू हो जाए, लेकिन कोई पक्की तारीख अभी कहना मुश्किल है। और जब ये लागू होंगे तो इनका असर क्या होगा? क्या वाकई मुकदमेबाजी कम होगी? उम्मीद तो यही है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ जाएगा तो परिभाषा को लेकर झगड़े कम होने चाहिए। हाँ। कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर बदलनी ही पड़ेगी ताकि बेसिक प्लस डीए कम से कम 50% हो। लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है। एक दिलचस्प पहलू ये हो सकता है कि शायद कोई कंपनी अपने भत्तों को इस तरह रखे कि वो 50% से कम हो। तो तकनीकी रूप से नियम का पालन हो जाएगा, भले ही उनमें से कुछ भत्ते फिक्स्ड और सबको मिलने वाले हों, जिन्हें आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से छुपा हुआ माना जाता है। ओह, तो ये देखना होगा कि ये नियम असल में कैसे काम जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब कंपनियां अभी एक अजीब सी बीच वाली स्थिति में है। हाँ, कह सकते हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा फैसले, टेस्ट ऑफ यूनिवर्सैलिटी को भी मानना है और नए 50% वाले नियम के लिए भी तैयार रहना है। बिल्कुल। ये एक तरह का कानूनी वेटिंग पीरियड है। चैलेंजिंग है कंपनियों के लिए। तो इस दोहरी चुनौती से निपटने और फ्यूचर प्रूफ होने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए, समझदारी इसी में है कि अभी से अपनी सैलरी स्ट्रक्चर ऐसी बनाए जिसमें बेसिक और डीए का हिस्सा कुल सैलरी का 50% या उससे ज्यादा हो। इससे दोनों काम हो जाएंगे। हाँ, इससे न सिर्फ आप नए कोड के लिए तैयार होंगे, बल्कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत भत्तों को छुपाने के आरोपों का खतरा भी कम हो जाएगा। और क्या करना चाहिए? अपने पेरोल सिस्टम, सॉफ्टवेयर, अपॉइंटमेंट लेटर्स सब अपडेट करने होंगे। और सबसे जरूरी, क्या? कर्मचारियों से इस बारे में खुलकर बात करनी होगी। उन्हें समझाना होगा कि टेक होम सैलरी पर क्या असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में उनकी बचत कैसे बढ़ेगी। ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि पीएफ के लिए मूल वेतन की परिभाषा को लेकर जो सालों का कंफ्यूजन था, हाँ। उसे 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने काफी हद तक साफ किया। बिल्कुल। और ये कोई नया नियम नहीं था, बल्कि पुराने टेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वाले सिद्धांत को ही मजबूती से लागू किया गया। जी हाँ,
और ये साबित करने की जिम्मेदारी कंपनी पर डाल दी कि कोई भत्ता बेसिक का हिस्सा क्यों नहीं है। भत्तों के नाम के पीछे छुपकर पीएफ बचाने वाली तरकीबों पर एक तरह से रोक लगी। हमने ये भी देखा कि ये फैसला रेट्रोस्पेक्टिव है, जिससे कंपनियों पर बकाया देनदारी का खतरा बना और ईपीएफओ ने भी अपनी जांच प्रक्रिया को फिर संतुलित किया। बिल्कुल। कंपनियों के लिए लर्निंग साफ है, सैलरी स्ट्रक्चर में ट्रांसपेरेंसी और लीगल मजबूती सबसे जरूरी है। रिकॉर्ड्स मेंटेन करना क्रिटिकल है, सिर्फ टेक होम पर फोकस नहीं चलेगा। एकदम सही। और भविष्य में नए लेबर कोड आ रहे हैं जो 50% नियम के साथ एक फॉर्मूला आधारित परिभाषा लाएंगे। उम्मीद है इससे नियम आसान होंगे, झगड़े कम होंगे। लेकिन कंपनियों को अपनी सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने होंगे और ये कब पूरी तरह लागू होंगे ये देखना भी बाकी है। जी। ये सारी जानकारी वाकई न सिर्फ कंपनियों के लिए बल्कि हर नौकरी करने वाले इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सीधा ताल्लुक उनकी मेहनत की कमाई और बुढ़ापे की सुरक्षा से है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। ये जो कानून का फोकस बदल रहा है, सिद्धांत भत्ते की नीयत क्या है से हटकर फॉर्मूले भत्ते का अनुपात क्या है पर जाना, क्या ये पीएफ के असल मकसद यानी कर्मचारी की सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा? अच्छा सवाल है। या फिर ये जो 50% का सीधा सरल नियम है जो क्लैरिटी लाने के लिए बना है, कहीं अनजाने में पीएफ बचाने के नए रास्ते तो नहीं खोल देगा? या फिर वाकई इससे मुकदमाबाजी कम होगी और सबका काम आसान हो जाएगा जैसा कि इरादा है? यही सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस सवाल पर विचार करने के लिए आपको छोड़ते हुए आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। द डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कशमकश पर चर्चा कर रहे हैं जो सीधे तौर पर लाखों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति बचत और नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारियों से भी जुड़ी है। मुद्दा है कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ अंशदान के उद्देश्य से मूल वेतन, बेसिक वेजेस जिसे कहते हैं, उसकी परिभाषा का। बिल्कुल। और इस कश्मकश का केंद्र है क्या कर्मचारियों को मिलने वाले अलग अलग भत्ते, खासकर जिन्हें विशेष भत्ता या स्पेशल अलाउंस कहा जाता है, क्या वो ईपीएफ एक्ट की धारा 2B और धारा 6 के तहत मूल वेतन का हिस्सा माने जाने चाहिए? मतलब वो हिस्सा जिस पर भविष्य निधि यानी पीएफ की कटौती होती है। ये सवाल जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के विवेकानंद विद्या मंदिर जैसे महत्वपूर्ण फैसलों और उससे जुड़े कानूनी विश्लेषण से ही उभरता है। सही कहा। तो आज की जो चर्चा है वो इसी केंद्रीय प्रश्न के इर्द गिर्द ही घूमेगी। देखिए, एक तरफ तो कानून का सामाजिक कल्याण का उद्देश्य है जो चाहता है कि कर्मचारियों की अधिकतम बचत हो, और दूसरी तरफ कानून की अपनी एक तय परिभाषा है और कुछ स्थापित न्यायिक सिद्धांत भी हैं। तो मैं इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करूंगी कि मूल वेतन की व्याख्या थोड़ी व्यापक होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कई भत्ते जिन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं वो असल में वेतन का ही एक छुपा हुआ हिस्सा होते हैं और उन्हें पीएफ गणना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि कानून का जो सामाजिक कल्याण का उद्देश्य है वो पूरा हो सके। और मेरा तर्क ये रहेगा कि हमें कानून के शब्दों और जो स्थापित न्यायिक परीक्षण हैं उन पर टिके रहना चाहिए। ईपीएफ एक्ट की धारा 2B वो मूल वेतन को परिभाषित करती है और कुछ भुगतानों को साफ तौर पर बाहर भी रखती है। तो मेरे हिसाब से केवल वही भुगतान मूल वेतन है जो इस परिभाषा और सार्वभौमिकता जैसे परीक्षणों पर खरे उतरते हैं। कई भत्ते तो स्वाभाविक रूप से इस दायरे से बाहर हैं। तो चलिए मैं अपनी बात थोड़ी और स्पष्ट करती हूँ। देखिए, ईपीएफ अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं है, ये एक तरह का सामाजिक सुरक्षा कवच है। इसका लक्ष्य है कर्मचारियों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना, और इसी नजरिए से सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद विद्या मंदिर मामले में मूल वेतन की व्याख्या की थी। अदालत ने साफ कहा कि कोई भी भत्ता, चाहे उसे विशेष भत्ता कहें या कुछ और नाम दें, अगर वो किसी प्रतिष्ठान में सभी कर्मचारियों को या फिर किसी खास वर्ग के सभी कर्मचारियों को यूनिवर्सली, आवश्यक रूप से, नेसेसरीली और सामान्य रूप से ऑर्डिनरीली दिया जाता है तो वो मूल वेतन का ही हिस्सा माना जाएगा। ये कोई छिपी बात नहीं है कि कई नियोक्ता पीएफ अंशदान कम करने के लिए जानबूझकर मूल वेतन को कम दिखाते हैं और बाकी रकम को भत्तों के नाम पर बांट देते हैं। इसे ही अदालत ने कैमोफ्लेज यानी एक तरह का छलावा कहा है। अब देखिए, एक्ट की धारा 6 खुद महंगाई भत्ते यानी डीए को अंशदान के लिए शामिल करती है, जबकि धारा 2B की जो परिभाषा है वो उसे मूल वेतन से बाहर रखती है। तो ये क्या दिखाता है? यही कि विधायिका का इरादा अंशदान के आधार को संकीर्ण रखना नहीं था, बल्कि वो उसे व्यापक रखना चाहते थे। इसलिए ये साबित करने का भार नियोक्ता पर है कि उनके द्वारा दिया जा रहा भत्ता मूल वेतन का हिस्सा क्यों नहीं है, और विवेकानंद मामले में नियोक्ता ये साबित नहीं कर पाए थे। इसलिए मेरा निष्कर्ष सीधा है, जो भत्ते निश्चित हैं और सार्वभौमिक रूप से दिए जाते हैं वे मूल वेतन हैं।
मैं आपकी सामाजिक कल्याण की भावना समझता हूं, लेकिन देखिए कानून की व्याख्या भावनाओं पर नहीं हो सकती। वो तो उसके स्पष्ट प्रावधानों और जो स्थापित न्यायिक सिद्धांत हैं उन पर ही आधारित होनी चाहिए। ईपीएफ एक्ट की धारा 2B मूल वेतन को परिभाषित करती है। इसमें वे सभी परिलब्धियां यानी इमोल्यूमेंट्स मतलब रोजगार अनुबंध के तहत कमाए गए सभी भुगतान शामिल हैं जो नकद में दिए हैं। लेकिन यही धारा स्पष्ट रूप से कुछ भुगतानों को बाहर भी करती है। इनमें महंगाई भत्ता डीए है, मकान किराया भत्ता एचआरए है, ओवरटाइम भत्ता है, बोनस, कमीशन और ये ध्यान देने योग्य बात है अन्य समान भत्ते यानी अदर सिमिलर अलाउंसेस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो देखिए 1963 के ब्रिज एंड रूफ कंपनी मामले में ही सार्वभौमिकता परीक्षण यानी यूनिवर्सैलिटी टेस्ट स्थापित कर दिया था। इस परीक्षण का सार यह था कि केवल वही भुगतान मूल वेतन है जो सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में देय हों और उस प्रतिष्ठान के सभी स्थायी कर्मचारियों द्वारा अर्जित किए जाते हों। जो भुगतान इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते वो बाहर हैं। एचआरए और ओवरटाइम इसी आधार पर बाहर हैं क्योंकि एचआरए सबको नहीं मिलता और ओवरटाइम सब नहीं करते। विवेकानंद मामले ने मेरे विचार में इस परीक्षण को खत्म नहीं किया बल्कि उसे लागू करने का ही एक प्रयास किया। जहां तक विशेष भत्ते का सवाल है, उन्हें केवल तभी बाहर रखा जा सकता है जब वे 3 में से किसी एक शर्त को पूरा करते हों। पहला, वे परिवर्तनशील यानी वेरिएबल हों मतलब प्रदर्शन या दक्षता के आधार पर बदलते हों। दूसरा, वे अतिरिक्त उत्पादन या प्रयास के लिए एक प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव हो। या तीसरा, वे अवसर आधारित हो अपॉर्चुनिटी बेस्ड जैसे ओवरटाइम किसी विशेष अवसर पर ही मिलता है। अब आपकी धारा 6 वाली बात पर आऊं तो वो केवल डीए और रिटेनिंग अलाउंस यानी कर्मचारियों को काम पर बनाए रखने के लिए दिया जाने वाला भत्ता को अंशदान गणना के लिए वापस जोड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि धारा 2B के तहत बाहर रखे गए अन्य सभी भत्ते जैसे एचआरए, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन वगैरह वो भी मूल वेतन बन जाते हैं। नहीं, वे परिभाषा से बाहर ही रहते हैं। हाँ, ये मैं मानता हूं कि कैमोफ्लेज हो सकता है, लेकिन हर विशेष भत्ते को शक की निगाह से देखना और उसे बिना सबूत के कैमोफ्लेज मान लेना ये सही नहीं है। नियोक्ता को अपनी बात रखने और सबूत पेश करने का मौका तो मिलना चाहिए। इसलिए मेरा मानना है कि केवल वही भुगतान मूल वेतन है जो कानून की परिभाषा और न्यायिक परीक्षणों की कसौटी पर खरे उतरते हैं। आपने ब्रिज एंड रूफ और सार्वभौमिकता परीक्षण का जिक्र किया। बिल्कुल। विवेकानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसी परीक्षण को लागू करते हुए यह कहा कि अगर कोई भत्ता एक प्रतिष्ठान के भीतर किसी विशेष श्रेणी जैसे मान लीजिए सभी शिक्षक या सभी गैर शिक्षण कर्मचारी के सभी कर्मचारियों को दिया जाता है तो वह उस संदर्भ में सार्वभौमिक माना जाएगा। विवेकानंद स्कूल का जो विशेष भत्ता था वो ऐसा ही था। वो सभी शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों को दिया जा रहा था। वो ट्यूशन फीस में वृद्धि से जुड़ा था और समय के साथ वेतन वृद्धि की तरफ बढ़ भी रहा था। वो किसी विशेष प्रदर्शन या किसी अतिरिक्त काम से नहीं जुड़ा था। इसीलिए अदालत ने उसे मूल वेतन का हिस्सा माना। यह ब्रिज एंड रूफ के सिद्धांत का खंडन नहीं है बल्कि उसका एक व्यवहारिक अनुप्रयोग है। मैं समझता हूं आप ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन क्या हम ब्रिज एंड रूफ के मूल परीक्षण को इतना लचीला बना रहे हैं कि उसका मतलब ही बदल जाए? ब्रिज एंड रूफ ने तो सभी प्रतिष्ठानों में देय और सभी स्थायी कर्मचारियों द्वारा अर्जित की बात की थी। विवेकानंद में भी अदालत ने धारा 2B के तहत दिए गए स्पष्ट बहिष्करणों एक्सक्लूजन्स को स्वीकार किया है। आप देखिए कई दूसरे मामले हैं जैसे यूफ्लेक्स, मोन्टाज, सूर्य रोशनी। इनमें अदालत ने एचआरए, यात्रा भत्ता, प्रबंधन भत्ता जैसे भत्तों को भले ही वे अनुबंध का हिस्सा थे, मूल वेतन से बाहर माना। क्यों? क्योंकि वे या तो सार्वभौमिक नहीं थे मतलब सबको नहीं मिलते थे, या फिर बहिष्करण की किसी और शर्त को पूरा करते थे। एचआरए तो एक क्लासिक उदाहरण है। ये कई कंपनियों में दिया ही नहीं जाता और जहां दिया जाता है वहां भी शायद सबको नहीं मिलता या अलग अलग दरों पर मिलता है। तो क्या यह संभव नहीं कि विवेकानंद मामले में जो विशेष भत्ता था वो असल में एक छुपा हुआ महंगाई भत्ता मतलब कैमोफ्लेज्ड डियरनेस अलाउंस था, जिसे अदालत ने इसलिए मूल वेतन मान लिया क्योंकि वो सार्वभौमिक था और किसी प्रदर्शन से जुड़ा नहीं था? मेरा मानना है कि हर विशेष भत्ते को इसी एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। उसकी प्रकृति क्या है, उसके भुगतान की शर्तें क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या हम इस वास्तविकता से मुंह मोड़ सकते हैं कि नियोक्ताओं अक्सर पीएफ बचाने के लिए वेतन संरचना को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने खुद कैमोफ्लेज सिद्धांत को माना है, उसे स्वीकार किया है। अगर कोई भत्ता विशेष नाम से दिया जा रहा है पर वो निश्चित है, सभी को मिल रहा है और किसी अतिरिक्त काम या प्रदर्शन से नहीं जुड़ा है, तो ये मानने का एक मजबूत तर्क बनता है कि ये मूल वेतन का ही हिस्सा है जिसे बस छुपाया जा रहा है। ये सिर्फ कोई कानूनी बारीकी का सवाल नहीं है, ये कर्मचारी के रिटायरमेंट फंड पर सीधा असर डालता है। अगर नियोक्ता चतुराई से मूल वेतन कम दिखाते हैं तो जाहिर है कर्मचारी का पीएफ फंड कम बनता है, जो उस सामाजिक कल्याण कानून के उद्देश्य को ही विफल करता है। मैं मानता हूं कैमोफ्लेज एक गंभीर मुद्दा है और इसे संबोधित किया जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किसी नतीजे पर कूदने से पहले थोड़ी सावधानी जरूरी है। सिर्फ इसलिए कि किसी भत्ते का नाम विशेष भत्ता रख दिया गया
उसे अपने आप ही मूल वेतन मान लेना यह न्यायोचित नहीं होगा। क्या हमें नियोक्ता को यह साबित करने का मौका नहीं देना चाहिए कि वो भत्ता वास्तव में बहिष्कृत श्रेणी में क्यों आता है? मान लीजिए एक कंपनी अपनी सेल्स टीम को एक विशेष प्रदर्शन भत्ता देती है जो उनके द्वारा हासिल किए गए लक्ष्यों के आधार पर बदलता है। यह तो स्पष्ट रूप से परिवर्तनशील भी है और प्रोत्साहन आधारित भी है। इसे मूल वेतन कैसे माना जा सकता है? आप मुयर मिल्स मामले को देखिए, उसमें उत्पादन बोनस को इसी आधार पर बाहर रखा गया था। विवेकानंद मामले में जो असल दिक्कत थी वो ये थी कि नियोक्ता ये साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत ही पेश नहीं कर सके कि उनका विशेष भत्ता वास्तव में परिवर्तनशील या प्रोत्साहन आधारित था। तो आखिर में ये सबूत का मामला बन जाता है। सबूत का भार बेशक नियोक्ता पर है, ये ठीक है, लेकिन हमें अनुमान लगाने से पहले उस सबूत को देखने की जरूरत तो है। सिर्फ नाम के आधार पर फैसला नहीं हो सकता। चलिए अब सीधे कानून के शब्दों पर आते हैं। धारा 2B और धारा 6 का आपसी संबंध। जैसा मैंने पहले भी कहा, धारा 6 का डीए को अंशदान के लिए शामिल करना, जबकि वो धारा 2B की मूल वेतन की परिभाषा से बाहर है, ये क्या दिखाता है? यही कि विधायिका चाहती थी कि पीएफ ज्यादा से ज्यादा वेतन घटकों पर कटे। अब धारा 2B II में जो बहिष्कृत भत्तों की सूची है, डीए, एचआरए, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन, उसके अंत में अन्य समान भत्ते, अदर सिमिलर अलाउंसेस लिखा है। इस वाक्यांश की व्याख्या मेरे हिसाब से संकीर्ण होनी चाहिए। इसे इतने ढीले ढंग से नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि कोई भी नियोक्ता किसी भी निश्चित सार्वभौमिक भुगतान को बस विशेष भत्ता या अन्य भत्ता कहकर पीएफ के दायरे से बाहर कर दे। अगर ऐसा हुआ तो कानून का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। मैं इस व्याख्या से सहमत नहीं हूं। यहां धारा 2B और धारा 6 के जो अलग अलग मकसद हैं उनको समझना जरूरी है। धारा 2B ये परिभाषित करती है कि मूल वेतन है क्या। ठीक है। धारा 6 ये बताती है कि पीएफ अंशदान किस रकम पर कटेगा। अब धारा 2B स्पष्ट रूप से डीए, एचआरए, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन और अन्य समान भत्तों को मूल वेतन की परिभाषा से बाहर करती है। ठीक है। फिर धारा 6 आती है और कहती है कि अंशदान की गणना के लिए हम परिभाषा से बाहर किए गए भत्तों में से केवल डीए और रिटेनिंग अलाउंस को वापस जोड़ेंगे। इसका सीधा मतलब तो यही है कि एचआरए, ओवरटाइम, बोनस, कमीशन और वे अन्य समान भत्ते जो धारा 2BBI में बाहर किए गए थे और जिन्हें धारा 6 ने वापस नहीं जोड़ा, मूल वेतन की परिभाषा से बाहर ही रहते हैं और उन पर पीएफ नहीं कटना चाहिए। अन्य समान भत्तों का मतलब उन भुगतानों से है जो सूची में दिए गए दूसरे भत्तों की तरह ही हैं, जैसे एचआरए, ओवरटाइम। मतलब या तो वो सार्वभौमिक नहीं है या फिर बहिष्करण के जो 3 परीक्षण हमने डिस्कस किए, परिवर्तनशील, प्रोत्साहन, अवसर आधारित, उनमें से किसी एक को पास करते हैं। ये ब्रिज एंड रूफ के तर्क के बिल्कुल अनुरूप है। धारा 6 सिर्फ 2 अपवादों को वापस लाती है, सभी को नहीं। इन अलग अलग व्याख्याओं के जो व्यवहारिक नतीजे हैं उनको देखना भी जरूरी है। मेरी व्याख्या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप है और सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को प्राथमिकता देती है, वो ये सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों के पीएफ खाते में ज्यादा पैसा जमा हो। इससे उनकी सेवानिवृत्ति ज्यादा सुरक्षित होती है और लंबे समय में देखें तो ये अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने या निवेश करने के लिए अधिक बचत होगी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपकी जो व्यापक व्याख्या है उससे नियोक्ताओं पर, खासकर छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों एसएमईज पर अचानक काफी बड़ा वित्तीय बोझ आ सकता है। और सबसे बड़ी चिंता है पूर्वव्यापी यानी पिछले सालों की देनदारियों को लेकर। हालांकि विवेकानंद फैसले ने सीधे तौर पर पिछले सालों से वसूली का आदेश नहीं दिया, लेकिन कानून की व्याख्या तो हमेशा से लागू मानी जाती है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है। इसका मतलब यह है कि ईपीएफओ सैद्धांतिक रूप से पिछले कई सालों के लिए बढ़े हुए अंशदान, उसका ब्याज और जुर्माने की मांग कर सकता है, जो कई कंपनियों के लिए विनाशकारी हो सकता है। हमें यह भी सोचना होगा कि इसका अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों यानी इंटरनेशनल वर्कर्स IWS पर क्या असर होगा, क्योंकि उन पर वो 15,000 रुपए प्रति माह की वेतन सीमा लागू नहीं होती, तो उनके पूरे वेतन पर, जिसमें अब ये तथाकथित विशेष भत्ते भी शामिल हो सकते हैं, उस पर 12% पीएफ कट सकता है। ये उनकी और उनके नियोक्ताओं की लागत को कई गुना बढ़ा सकता है। हालांकि ये बताना जरूरी है कि हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने IWS पर बिना सीमा के योगदान को असंवैधानिक माना है, लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। हाँ, ये बात सही है कि प्रवर्तन में एक संतुलन साधना बहुत महत्वपूर्ण है। शायद इसी वजह से ईपीएफओ ने अगस्त 2019 और फिर फरवरी 2020 में कुछ सर्कुलर जारी किए थे। इन सर्कुलर्स ने शुरुआती दौर की जो थोड़ी आक्रामक जांचें थीं, जिन्हें कुछ लोग रोविंग इंक्वायरी कह रहे थे, उन पर कुछ लगाम लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच तभी शुरू की जानी चाहिए जब वेतन को गलत तरीके से बांटने का कोई प्रथम दृष्टया सबूत हो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। ये एक स्वागत योग्य कदम था। बिल्कुल हाँ, वे सर्कुलर वाकई महत्वपूर्ण थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि केवल अटकलों के आधार पर जांच नहीं हो सकती। कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय भी बताए गए, जैसे कि केंद्रीय विश्लेषण और खुफिया इकाई,
CAIU से पूर्व अनुमोदन लेना और जांच के दायरे को सीमित रखना, ये भी जरूरी थे। इससे ये साफ हुआ कि अब बहस सिर्फ कानून की व्याख्या पर नहीं रह गई है, बल्कि तथ्यों और सबूतों की गुणवत्ता पर ज्यादा केंद्रित हो गई है। नियोक्ता को अब ये दिखाना होगा कि उनके द्वारा दिया जा रहा भत्ता वास्तव में परिभाषा से बाहर क्यों है, और इसके लिए उन्हें ठोस दस्तावेज पेश करने होंगे। और अगर भविष्य की बात करें तो जो नए श्रम कोड्स हैं, लेबर कोड्स, विशेष रूप से मजदूरी संहिता, कोड ऑन वेजेस और सामाजिक सुरक्षा संहिता, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, जब वो लागू होंगे तो वे मजदूरी यानी वेजेस की एक पूरी तरह से नई परिभाषा लाएंगे। ये परिभाषा सूत्र आधारित होगी, फॉर्मूला बेस्ड, जो अभी के सिद्धांत आधारित यानी प्रिंसिपल बेस्ड दृष्टिकोण से काफी अलग है। बिल्कुल, नई परिभाषा में खास 50% नियम है। सरल शब्दों में कहूं तो अगर किसी कर्मचारी के कुल पारिश्रमिक यानी टोटल रेम्यूनरेशन में बहिष्कृत भत्तों एक्सक्लूडेड अलाउंसेस का हिस्सा 50% से ज्यादा हो जाता है, तो उस अतिरिक्त राशि को मजदूरी का हिस्सा मान लिया जाएगा और उस पर PF समेत सभी सामाजिक सुरक्षा योगदान देने होंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का कुल वेतन 50,000 रुपए है और उसमें HRA, यात्रा भत्ता, बोनस वगैरह मिलाकर 30,000 रुपए हैं, यानी 60% हो गए। तो 50% यानी 25,000 रुपए से ऊपर की जो राशि है यानी 5,000 रुपए, उसको मूल वेतन में वापस जोड़ दिया जाएगा और PF फिर 20,000 जो मूल था प्लस 5,000 = 25,000 रुपए पर कटेगा। ये मौजूदा सार्वभौमिकता परीक्षण या कैमोफ्लेज प्रावधान जैसे जो व्यक्तिपरक मूल्यांकन है, उनकी जगह एक ज्यादा वस्तुनिष्ठ, एक गणितीय तरीका अपनाने की कोशिश है। हालांकि ये कोड्स अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं, जिससे एक तरह का कानूनी अंतराल या लीगल इंटररेग्नम बना हुआ है। नियोक्ताओं को फिलहाल मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के हिसाब से भी चलना है और भविष्य के कोर्ट्स के लिए भी तैयार रहना है। यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो अपनी बात को समेटते हुए कहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने विवेकानंद विद्या मंदिर मामले के जरिए ये स्पष्ट संदेश दिया है कि वेतन संरचना में पारदर्शिता सर्वोपरि है। जो भत्ते निश्चित हैं, सार्वभौमिक रूप से दिए जाते हैं और किसी अतिरिक्त काम या शर्त से नहीं जुड़े हैं, वे मूल रूप से वेतन का ही हिस्सा हैं, भले ही उन्हें कोई भी नाम दिया गया हो। ये कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और EPS एक्ट की जो कल्याणकारी भावना है उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है। और हाँ, ये साबित करने का भार नियोक्ता पर है कि कोई भत्ता इस दायरे से बाहर क्यों रखा जाना चाहिए। और मेरा निष्कर्ष ये है कि पारदर्शिता बेशक जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम कानून की स्पष्ट परिभाषा और उसमें दिए गए बहिष्करणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जैसा कि ब्रिज एंड रूफ और बाद के कई फैसलों में स्थापित किया गया है। हर भत्ते को शक की निगाह से देखकर उसे स्वतः ही मूल वेतन मान लेना उचित नहीं है। भत्ते की वास्तविक प्रकृति क्या है, उसके भुगतान की शर्तें क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक साक्ष्य क्या है, उसी के आधार पर निर्णय होना चाहिए। बहिष्करण के लिए स्पष्ट परीक्षण मौजूद हैं, परिवर्तनशीलता, प्रोत्साहन आधारित होना या अवसर आधारित होना। कैमोफ्लेज का निष्कर्ष अटकलों पर नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित होना चाहिए। हाँ, ये स्पष्ट है कि सार्वभौमिकता की सटीक परिभाषा पर, यानी क्या ये केवल एक प्रतिष्ठान के भीतर एक श्रेणी तक सीमित है या इसका दायरा इससे भी व्यापक है, हमारी समझ में थोड़ा अंतर है। और साथ ही कैमोफ्लेज का अनुमान कब और किन परिस्थितियों में लगाया जाना चाहिए, इस पर भी शायद मतभेद बना हुआ है। जी बिल्कुल, और विभिन्न प्रकार के भत्तों पर बहिष्करण के जो विशिष्ट परीक्षण हैं, उनको कैसे लागू किया जाए, खासकर जब नियोक्ता अपनी स्थिति के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करता है, ये भी निरंतर बहस और केस दर केस मूल्यांकन का विषय रहेगा। लेकिन हम शायद इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अब ये मामला केवल कानूनी व्याख्या का नहीं रहा, बल्कि काफी हद तक तथ्यात्मक सबूतों, दस्तावेजीकरण की गुणवत्ता और हाँ, नियोक्ता द्वारा अपनाई गई वेतन संरचना की स्पष्टता पर निर्भर करता है। बिल्कुल, नियोक्ताओं के लिए सबक यही है कि वे अपनी वेतन संरचनाओं की सावधानी पूर्वक समीक्षा करें, स्पष्ट और पारदर्शी नीतियां बनाएं, और अगर वे किसी भत्ते को मूल वेतन से बाहर रख रहे हैं तो उसके कारणों को पुख्ता दस्तावेजों से साबित करने के लिए तैयार रहें। और कर्मचारियों के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि उनके PF की गणना कैसे होती है और वे अपनी वेतन पर्ची को समझे। यह मुद्दा दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव रखता है और जैसा हमने कहा, भविष्य के लेबर कोड लागू होने पर इसमें और बदलाव आएंगे। स्रोत सामग्री निश्चित रूप से इस जटिल विषय की और भी कई परतें खोलती हैं जिन पर विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से आज के लिए बस इतना ही।